जैसे जैसे साल बीत रहे हैं अब लग रहा है कि हाँ रिटायरमेंट इंडिया में होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होके ही इंसान सीखता है, वैसे नहीं सीखता। तो भाई सारे बोलते हैं कि मार्केटिंग में कनाडा में बहुत पैसा है, सच में ऐसा? आप बताइए थोड़ा मार्केटिंग लाइन के बारे में कि सच में कनाडा में पैसा है उस लाइन में? अपना बिजनेस है और अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप जॉब में हो किसी और के लिए मार्केटिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो किसी और के लिए, तो उसमें कैसे पैसा बना सकते हैं? अपना हैंसन कॉलेज है, कैम्ब्रियन कॉलेज का। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हैंसन कॉलेज में मैंने एडमिशन ली, वहाँ पर पढ़ाई की और ऑनेस्टली मुझे वही फील आई जैसा आप अपना 17 सेक्टर चंडीगढ़ में आइल्स की कोचिंग लेते हो। इससे क्या सीखा आपने? इससे यही सीखा कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए लाइफ में। बारी देखा है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें फेल कर दिया प्रोफेसर ने, क्या कर दिया। कब रिग्रेट फील होता है आपको, यार मैं कनाडा में क्यों आया, मेरे को वापस जाने का मन करता है? और क्या चीज़ आपको, अगर आप आज भी छोड़ के चले जाएं सब कुछ, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, राइट? ना ही आपके पेरेंट्स आने से रोकेंगे आप। तो क्या चीज़ यहाँ पे रोकती है आपको कि नहीं यार इंडिया नहीं जाना है? जब मैं बाहर आया स्टेशन से, दे स्टार्ट मी, पता नहीं क्या था, एक हफ्ते बाद बिल आ गया $900 का घर में। किस बात का? एग्जैक्टली किस बात का? मुझे इंसिडेंट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंसिडेंट के बाद जो सॉल्यूशंस हैं और जो सर्विसेज हैं मुझे उससे प्रॉब्लम है। काउंटर तो 10 बने हुए हैं लेकिन 10 वर्कर्स नहीं है, 2 वर्कर्स और 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वही बुला रहे हैं आपको लाइन पर। 18 में मुझे टिम हॉर्टन्स से ऑफर आया था। ओके, दे ऑफर्ड मी 60,000 सैलरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें हमारे गेस्ट होने वाले हैं वासु जी, जो कि प्रेजेंटली पीपीजी में अकाउंटिंग डेवलपमेंट मैनेजर हैं। एंड उनका ये सफ़र कैसा रहा, सारी स्ट्रगल टाइम अपना सब कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ। कितनी जॉब्स उन्होंने स्विच की है और इनके अकॉर्डिंग किसी एक जगह पर अपने कंफर्टेबल जोन पर रुकना बहुत गलत है एंड अपने कंफर्टेबल जोन से मूव करते रहना चाहिए, ऐसी ही इनकी एडवाइस है। तो गाइज इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा में। सो सेकंड थिंग, इन्होंने अपने 2 कॉलेजेस में स्टडी की है। एक ईयर इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इन्होंने वेस्ट किया, देन सेकंड ईयर इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई कोर्स ऐसा लिया जाए जो फ्यूचर में मेरी हेल्प करे, तो इसलिए इन्होंने मार्केटिंग का कोर्स लिया एंड सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि मार्केटिंग में कनाडा में बहुत पैसा है, तो उसके बारे में भी बताएंगे ये। तो गाइज इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक पर, वहाँ पर आपको रील्स देखने को मिलेगी। सो गाइज बिना देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी वासु गौर जी, कैसे आप? बढ़िया मोहित, आप बताइए कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, पहले तो आप टाइम निकाल कर आए। थैंक यू भाई, थैंक यू बुलाने के लिए। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा आपसे कि यहाँ तक आने का आपका सफ़र जो कनाडा में है, इतनी अच्छी पोस्ट तक, मैनेजर की पोस्ट तक आप आए हो, मैंने आपका कैसा रहा सफ़र? अच्छा था यार, बहुत सफरिंग थी पर एट दी एंड पार्ट ऑफ लाइफ। तो 2014 में आया था, एज ए स्टूडेंट आया था यहाँ पे, और तब से लेके अभी तक भाग दौड़ी चल रही है और आगे भी लग रहा है चलती रहेगी। मुझे लगता है कनाडा में ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले आए थे कनाडा, आए थे कि हाँ कनाडा में रहना है, काम करना है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीत रहे हैं अब लग रहा है कि हाँ रिटायरमेंट इंडिया में होनी चाहिए, वापस जाना है। राइट जी। तो कोई टारगेट लेकर आए थे पहले से, इंडिया से सोचकर कुछ कि ये बनना है मुझे कनाडा में? जो ड्रीम्स अपनी आंखों में लोग लेकर आते हैं कनाडा में, ड्रीम कंट्री है कहीं होगी। हम यार ऐसा होता है कि मुझे लगता है हम जितने भी आते हैं हम सब यंग लोग होते हैं, 20-22 साल के आते हैं, तो हमारा एज फोकस्ड ड्रीम नहीं होता है कि हमने कनाडा में आके यही करना है यही करना है। बस मेन ये होता है कि हाँ सीखना है, पैसा कमाना है, बाहर आना है, घर से बाहर अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आकर दुनिया देखनी है कि क्या होती है और कैसे उसको जीना है, जो कि हमारे पेरेंट्स करते आ रहे हैं और सब करते आ रहे हैं। हमें होता है कि हम भी वही करें, बाहर निकलें, अपने कंफर्ट, अपने माँ के बनाए परांठों से बाहर निकल कर खुद देखें कि क्या ज़िंदगी है, कैसे जीते हैं। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आते ही इंसान को सीखने को बड़ा कुछ मिलता है जब इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट होके ही इंसान सीखता है, वैसे नहीं सीखता। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, किस पोजीशन पे आज आप काम कर रहे हैं और इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपने? यार मैं अभी एज एन ADM काम कर रहा हूँ पीपीजी इंडस्ट्रीज़ के साथ, हाँ। तो अकाउंट डेवलपमेंट मैनेजर की पोजीशन है। तो GTA वेस्ट एरिया जो है, ब्रैम्पटन एरिया, मिसिसागा,
उस सब में बेसिकली मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ जो कि अकाउंट्स और सेल्स करता हूँ पेंट बिजनेसेस में। ओके, लाइक मार्केटिंग आपको करनी है? जी, मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, टिपिकल आपका। तो भाई सारे बोलते हैं कि मार्केटिंग में कनाडा में बहुत पैसा है, सच में है ऐसा? आप बताइए थोड़ा मार्केटिंग लाइन के बारे में कि सच में कनाडा में पैसा है उस लाइन में? तो पैसा यार मार्केटिंग में है भी और नहीं भी है। ऑनेस्टली आपके जो भी स्किल जॉब है उसमें पैसा है ही है, डिपेंडिंग आप कैसे काम कर रहे हो और क्या कर रहे हो। मार्केटिंग एज अ कोई बंदा बिजनेस कर रहा है उसको भी मार्केटिंग करनी पड़ती है अपने बिजनेस की। अब वो अच्छी करता है तो उसके पास पैसा है, राइट। एज पर जॉब इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे कैसे काम कर रहे हो। हाँ, डिसेंट है लाइफ और हर रोज़ कुछ सीखने को मिलता है और वो ऐड अप होता रहता है पैसा बनाने के लिए आपके लाइफ में। बट यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि देखिए अपना बिजनेस है और अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप जॉब में हो किसी और के लिए मार्केटिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो किसी और के लिए, तो उसमें कैसे पैसा बना सकते हैं? क्योंकि आप किसी को काम करके दे रहे हो तो सैलरी सिस्टम ही है, राइट। तो उसके सिवा कुछ और भी मतलब आपको मिलता है? सर हाँ, मीट टारगेट्स रहते हैं, आप मीट करते हो तो हर मार्केटिंग में हर सेल्स में आपको कमीशन मिलता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। बट आप अपने लिए कर रहे हो तो इट इज़ डिफरेंट स्टोरी। जब आप कंपनी के लिए कर रहे हो तो उनका 10,000 बाय 1 का रेशो रहता है। आप उनको 10,000 बना के दो तो आपको 1 रुपया दे देंगे वो आपकी मेहनत के ऊपर है, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। तो मैं पर्सनली जब मार्केटिंग और सेल्स करता हूँ तो मैं अपने कमीशन के लिए नहीं करता। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि मेरे क्लाइंट्स बन रहे हैं जो मेरे रिलेशन बनाएंगे, जैसे आप लोग हो। हाँ जी। और लोग मिलते हैं रास्ते में आते जाते और जिनके साथ डीलिंग करते हैं तो वो ही रिलेशन मेरे लिए मैटर करता है और उसी लिए ही मुझे मार्केटिंग फील्ड पसंद है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई लोग इसलिए करते हैं कि सिर्फ पैसा बनाना, कमीशन बनाओ, चाहे सामने देखना भी नहीं है उन्होंने कि कैसे रिलेशन है मेरे साथ। रिलेशन खराब होते हैं तो बस पैसा चाहिए। जी। बट एक होते हैं कि जिनको अपने काम से प्यार है, नहीं यार इसी में इमेज बनानी है कंटिन्यूस, तो इसी में बनानी है और अच्छी इमेज बनानी है। ऐसा नहीं है कि जॉब से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, बट मुझे जिन लोगों के साथ मैं डील करता हूँ उनके साथ मैं ऐसे डील करता हूँ कि मेरा उनके साथ लगाव रहे, मेरा उनके साथ रिलेशन रहे पर्सनल। मुझे लोग कमाने हैं बेसिकली, राइट। उसके लिए मैं मार्केटिंग फील्ड में आया हूँ और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मुझे लोग कमाने हैं, मुझे पैसा आएगा जाएगा। सबसे बड़ी कमाई वही है। अगर आपने लोग कितने कमाए हैं, सबसे अच्छी कमाई वही है। और स्पेशली इन कनाडा, क्योंकि यहाँ इंसान कमाने में ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा कमाना फिर भी थोड़ा इजी है। जी, आप मेहनत करोगे पैसा कमा लोगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेकिन इंसान खड़ा है आपके साथ, तो सबसे बड़ी बात है। जैसा कि आपने बताया कि आप अकाउंट डेवलपमेंट मैनेजर हैं, तो यहाँ पर और क्या क्या काम करने होते हैं आपको मार्केटिंग के अलावा? क्योंकि एज अ मैनेजर आपके ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कंपनीज़ की, राइट? जी, हमारा बेसिकली सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज का बहुत बड़ा काम है। बेसिकली मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको सिर्फ सामान नहीं बेचना है, उनको बताना है कि इसको कैसे सही तरीके से यूज़ करना है और वो प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड हैं और वो वापस आकर मुझे बताए कि हाँ भाई वासु भाई, आपका प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था और इससे बेटर प्रोडक्ट हमने कहीं नहीं देखा। तो उसके लिए हम फोकस करते हैं अपनी कंपनी में, उसके लिए हम फोकस करते हैं अपनी कंपनी में कि हम बेसिकली ट्राई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है और जो हमारा कस्टमर है, क्योंकि वी आर मोस्टली B2B। ओके। तो आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आपके पास सही प्रोडक्ट होगा और वो काम करेगा। तो उसके लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। सो PPG की फुल फॉर्म कुछ है यहाँ पे? PPG मतलब क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या सिस्टम है? PPG सर आपकी कोटिंग इंडस्ट्री है, फॉर्च्यून 100 कंपनीज में से आती है। ओके। आर्किटेक्चरल साइड इसकी अभी बहुत इज़ लाइक अ टॉप ऑफ द आइसबर्ग। ओके। जो मेजर इसका पार्ट है वो नीचे जमा हुआ है, विच इज़ कोटिंग इंडस्ट्रीज। दे मेक पेंट फॉर ट्रेन्स, एरोस्पेस, फॉर प्लेन्स। लिटरली आपके फ़ोन के पेंट सब दे आर इनटू कोटिंग इंडस्ट्री। आपका ट्रैफिक पेंट सब वही बनाते हैं। ओके। तो आप उस कंपनी में काम करते हैं जिसमें सारे पेंट, मतलब एरोप्लेन के भी पेंट तक बनते हैं? कोटिंग इंडस्ट्रीज, हाँ जी। प्रॉपर आपका हमें लगता है कि पेंट बहुत छोटी चीज़ है, बट उस कोटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी वास्ट टर्म।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको टफ तो नहीं होता होगा फिर प्रोडक्ट को बेचने में या कुछ भी, क्योंकि मैं सर मोस्टली आर्किटेक्चरल साइड हूँ इस वक्त। ओके तो उसमें आपका आर्किटेक्चरल पेंट आ जाता है, बट देयर आर डिफरेंट डिविजन्स। ऑटोमोबाइल आता है, आपका इंडस्ट्रियल यूनिट आता है, देयर इज पेंट फॉर एवरीथिंग। ओके जी जी जी। तो अभी आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा कि आप कब आए थे, कैसे स्टूडेंट बेस पे जब आए थे आप कौन सा कॉलेज लेकर आए थे? तो मैं आते हुए तो अपना हैंसन कॉलेज है, कैम्ब्रियन कॉलेज का। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हाँ जी प्लीज़। मैं और मेरा फ्रेंड इंडिया में बैचलर्स ख़त्म करके ओके आपने बैचलर की हुई इंडिया हाँ से, जी, 12th के बाद इंडिया से में? बीकॉम की हुई है। ठीक है। तो वहाँ से बीकॉम करने के बाद हम लिटरली बैठे थे कि आगे क्या करना है। तो Okay. वही पंजाब टचिंग चंडीगढ़ और पंचकुला एरिया, तो हमने कहा कनाडा चलते हैं। तो इसीलिए घर वालों डिसीजन को लिया था, सारे बनाया। जा रहे थे, आपने बोला पंजाब का। हाँ, फ्रेंड जा रहा था तो फ्रेंड कहता मैंने कनाडा जाना है, तू भी चल। मैंने कहा, मैं पापा को बोला पापा कनाडा जाना है, पेरेंट्स हैं राइट, कभी मना नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है। तो कनाडा ही क्यों चूज़ किया? ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आप कई ऑप्शन थे आपके पास? दोस्त की संगत अगेन। दोस्त कहता कनाडा चलते हैं, मैं कहा ठीक है कनाडा चलते हैं। ठीक है। तो चलो, फिर पापा को बोला कनाडा चलते हैं, ठीक है। तो एक दो वो कनाडा में काउंसलिंग वगैरह अटेंड की, आइल्स वगैरह किया, स्कोर लेकर आए और अपनी एडमिशन वगैरह कराई। तो मेरा कॉलेज था विनिपेग रेड रिवर कॉलेज। ओके कितना टाइम लगा आपको आइल्स में बैंड लेने के लिए उस टाइम पे? मेरा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है। Okay. तो मुझे इतना इशू नहीं आया। मैंने लिटरली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। ओके तो मेरे ख्याल 7.5 बैंड्स आए थे एकेडमिक में उस First टाइम पे। attempt तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इतना कोई इशू नहीं आया, ना मेरे फ्रेंड को ना मुझे। उसके बाद हम विनिपेग जा रहे थे रेड रिवर कॉलेज के अंदर, वहाँ Okay. पर एडमिशन ली थी हमने। तो मेरा फ्रेंड कहता कि मैं पहले जा रहा हूँ, 15-20 दिन पहले जाता हूँ, मेरे बुआ जी वहाँ रहते हैं। ओके तो उसके बाद तू आ जाइयो, तब तक मैं सारा सॉर्ट करके रखूँगा। ठीक है। तो पापा ने भी तभी भेजा था कि हाँ 2 दोस्त जा रहे हैं इकट्ठे, तो अकेला नहीं फील होगा, कुछ होगा, सपोर्ट साथ में रहेगा। तो वो चला गया। उसके जाने के ये एक्चुअली में अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो होती है लोगों के साथ, अभी पता नहीं किस किस के साथ होती है। वो चला गया, उसको 15 दिन हो गए। ओके उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया 2-3 बारी। अब मैं मेरी फ़्लाइट है। ओके तो उसने बोला कि यार मेरे बुआ जी तो मना कर रहे हैं आने से यहाँ पे, कि मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अभी तो तेरे मेरी फ़्लाइट है परसों, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने उस टाइम पे फ़्लाइट में थोड़े से चेंजेस थे मेरे, क्योंकि मैं पहले जा रहा था, मेरा 1 जनवरी से कोर्स शुरू था 2015 से। ठीक है। तो मैं अराउंड 14 दिसंबर को फ्लाई कर रहा था कनाडा। तो मैं टोरंटो जा रहा था, मेरे मासी है वहाँ पर, है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं रुक रहा था अपनी मासी के पास 10-15 दिन, और उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी विनिपेग की। ओके तो ये सब हो गया, तो मैं टोरंटो आ गया और उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसने सोचा कि यार ये तो अब आएगा विनिपेग, अभी क्या कर सकते हैं। तो ही कॉल्ड माई फादर। ओके उसने उनको बोला कि यहाँ पर बहुत ठंडा है, यहाँ मत भेजना। तो वो रोक रहा था आपको अपने पास आने से? कुछ भी रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो देखो वो एज अ पर्सन, मैं आपके पास आता हूँ मोहित भाई, तो अलग बात है। अब आप आगे अपने बुआ के पास जा रहे हो और अपना फ्रेंड लेकर आ रहे हो, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, किसी का पता नहीं होता है। तो जो भी रीज़न था, तो पापा ने बोला कि तू टोरंटो में देख ले। तो मैंने कॉलेज चेंज कराया और मैं हैंसन कॉलेज में रुका वहाँ पर। हैंसन कॉलेज में मैंने एडमिशन ली, वहाँ पर पढ़ाई की, और ऑनेस्टली मुझे वही फील आई जैसा आप अपना 17 सेक्टर चंडीगढ़ में आइल्स की कोचिंग लेते हो। तो मतलब कि कॉम्पिटिटिव नहीं था, ऐसा नहीं है कॉलेज अच्छा नहीं था, प्रोफेसर अच्छा नहीं था, सब अच्छा था, बट वो लेवल नहीं था जो हम इंडिया में देखते हैं। मतलब कि सोचते हैं मैंने कि पढ़ाई नहीं, स्टडी कैसे होगी। मैंने 1 साल पढ़ाई नहीं की, तो काम करता रहा, थोड़ा बहुत काम करता रहा। कॉलेज में ही जॉब मिल गई। ओके दैट्स गुड। तो कॉलेज में ही एकेडमिक असिस्टेंट की जॉब मिल गई, वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता रहा। ओके बट एट द एंड ऑफ द ईयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो ये जॉब है,
व्हाट आफ्टर, इसके बाद क्या करूँगा, पढ़ाई तो की नहीं है, ठीक है, तो क्या ऑप्शंस बचती है मेरे पास। तो फिर मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया। आपकी कोर्स था जो 1 ईयर का था, राइट? हाँ जी, 1 ईयर तो का 1 ईयर के बाद उस टाइम कितने ईयर का वर्क परमिट मिलता था? तो उस टाइम पे भी उस टाइम पे एक्चुअली अभी मुझे नहीं मालूम क्या रूल्स है। उस टाइम पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था कि 1+1 अगर आप 2 अलग कोर्सेज ले लेते हो कंटिन्यूस में तो भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। ओके। तो मैं 1 साल का ही कोर्स लेकर आया था क्योंकि विनिपेग से स्विच करके हैंसन में आया, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स किया। ठीक है। और उसके बाद मेरे को अगले साल नया कोर्स लेना था, तो टेक्निकली मेरे क्लास के सभी बच्चे जो थे वो हैंसन में ही दोबारा जा रहे थे। बट मुझे था कि नहीं, 1 साल और यहाँ पर लगा दिया तो कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, वर्क परमिट में क्या करूँगा। तो मैंने थोड़ा सा टफ डिसीजन लिया, मैंने जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में अप्लाई किया। ठीक है। तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में मैंने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का कोर्स किया। ओके। और वो कोर्स इतना मुश्किल था कि मुझे 1.5 साल लगा कंप्लीट करने में, एक की जगह। ओके। मेरा कॉलेज की एक बात है, हमारा एक लेक्चर होता था, वही स्टूडेंट्स इंडियन, उनमें ना 3 क्लासेस आके बैठती थी, 175 स्टूडेंट्स की क्लास होती थी ऑडिटोरियम में। तो वो गेस्ट लेक्चर बुलाते थे मार्केटिंग का, जैसे वीपी मार्केटिंग का रॉजर्स का बंदा आ गया या कोई आ गया, तो वो बड़े लोग आते थे और अपना लेक्चर देकर जाते थे। और उस सब्जेक्ट में क्या होता था कि कुछ नहीं करना है, आपको लेक्चर अटेंड करना है, घर जाना है, एक जर्नल लिखना है कि आज मैंने क्या सीखा, और आपको एक मार्क मिलता था, 1% मिलता था। ओके। तो मैंने 2 क्लासेस अटेंड की, मैंने कहा तो बहुत ईजी है। मैंने अपनी जॉब पे शिफ्ट उठानी शुरू कर दी। मैंने जाना छोड़ दिया। ठीक है। दोस्त को फ़ोन करता था, आज क्या करवाया, वो कहता था आज ये आया था, इसने ये करवाया, जर्नल लिख के भेज देता था। 1% आने लग गया, क्लास लगानी छोड़ दी। मैंने कहा तो बहुत सही है, ईजी जा रहा था। 2 हफ्ते रह गए थे फाइनल के लिए, जब पास होना था। तो जितना वो मेरा 1% आया हुआ था मार्क्स, वो सब 0 हो गया। Why? और वहाँ पे नोट लिख दिया, यू नीड टू अटेंड अ लेक्चर Oh shit. इन ऑर्डर टू राइट। और मेरे ख्याल से मेरे प्रोफेसर जो था, उसको मार्क नाम था उसको पहले ही पता लग गया था कि ये बंदा क्लास में नहीं आ रहा, आउट ऑफ 175 स्टूडेंट्स। एंड उसने भी बड़े स्मार्टली मुझे पहले वार्न नहीं किया। उसने कहा 2 हफ्ते रह जाएंगे, तो रोज भी आएगा तो भी तू पास नहीं होगा, तेरे को तब फेल करूँगा। और वो ही हुआ। एंड ऑल माई स्कोर्स वर 0 और मुझे रिपीट करना पड़ा। इससे क्या सीखा आपने? इससे यही सीखा कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए लाइफ में। कि हम आजकल हर स्टूडेंट्स की हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं इन जनरली सबकी बात कर रहा हूँ, हम लोग समझते हैं कि यार हम बहुत तेज़ हैं, बाकी दुनिया पागल है। दुनिया भी तेज है, इट डिपेंड्स कि आपको कौन कैसे लेता है। कई लोग ऐसे छोड़ जाने से क्या करना। बिल्कुल राइट। आपके जैसे बच्चे हर साल आते हैं और वो हर साल पढ़ाते हैं, हर साल कितने स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तो उनको भी पता है सब कुछ कहाँ चल रहा है। हाँ। असाइनमेंट्स कहाँ से बन रही है आजकल AI का यूज़ करके, देन उन्हें पता है, सब पता है यार उनको। तो टीचर है आपके, चेक भी ठीक कर है, सकते हैं। चाहे जो मर्जी है, जैसे मर्जी कॉलेज के हैं वो टीचर है, ठीक है। कल को आप अप्लाई करने जाओगे, शायद आपको वो पोजीशन ना मिली, दे अर्नड इट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, देयर नॉलेज, ठीक है। उनको सब पता है, उनको आपका पता है। और अगर वो जाने देते हैं, इट इज़ बिकॉज दे थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट अगर उनको एक टाइम पे लगेगा कि यार इसको लेसन सिखाना है, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए ही करेंगे। Right. पर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स बाहर, मैंने अभी मुझे मालूम नहीं क्या होता है कि, बट मैंने बहुत बारी देखा है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें फेल कर दिया प्रोफेसर ने, क्या कर दिया। ठीक है, 1-2 केसेस हो सकते हैं जिसमें दे डिड डू समथिंग रॉन्ग, बट मोस्टली केसेस में मुझे नहीं लगता कोई टीचर है आपको पर्सनली कोई ग्रज निकालेगा। राइट। आपकी भी कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी, देन कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है कुछ, ठीक है, पर्सनली, क्योंकि इंसान ही है, ठीक है, इंसान को सामने वाला कैसा होता है कुछ पता नहीं होता। बट अगर मेरे केस में तो मैंने ये रियलाइज़ किया, उस टाइम पे मुझे भी एज ए स्टूडेंट ऐसा लगता था कि इस टीचर ने मुझे जान के फेल कर दिया, ठीक है ना, इसने मुझसे खुंदक निकाली है। पर मैं हूँ कौन उसकी लाइफ में जो मेरे साथ खुंदक निकालेगा, राइट। उस टाइम पे मैं यही बोलता था सबको, मैंने कहा इसने जान के फेल किया है, मेरे से खुंदक निकाली है इसने। पर अगर आप सोचो तो उसको इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं कौन हूँ, राइट। 1 साल मैं उसके साथ आया हूँ ना, उसको मेरी शक्ल भी याद नहीं रहेगी, राइट। 2 साल बाद मैं मिलने जाऊँगा उसको,
तो भी it doesn't मेमोरी matter. पे पूरा जोर देगा, तब याद आएगा कि यार नहीं ये था। ये स्टूडेंट था, राइट। अगर मैं शायद याद रहूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया कि उसको मेरे को फेल करना पड़े, बट अदरवाइज इतने अब मैं अपने स्कूल में जाता हूँ टीचर्स पीछे, अपने 12th ग्रेड की टीचर्स पे जाता हूँ, 7th ग्रेड की मिलने जाता हूँ, मुझे वो याद है, बट उनके लाइफ में इतने स्टूडेंट्स हैं, वो इट टेक्स देम टाइम टू मेमोराइज हु दिस पर्सन इज़। तो वही है बेसिकली। तो उसके बाद मैंने जॉर्ज टाउन में पढ़ाई की, तो थोड़ी नहीं, मैं कहूँगा बहुत मेहनत लगी, बहुत मुश्किल पढ़ाई थी। लिटरली जो मैं हैंसन में करता आ रहा था उसका ऑपोजिट था। मुझे ग्रुप असाइनमेंट्स करनी पड़ रही थी, और आई थिंक हम सिर्फ 3 ही इंडियंस थे मेरी क्लास में, ओके। और मिक्स क्राउड था, सिटीजन्स भी थे यहाँ के और सब लोग थे, तो दे टेक देयर एजुकेशन वेरी सीरियसली। तो वो कह रहे हैं नहीं, हम 9 बजे तक रात को बैठ के असाइनमेंट करेंगे, हम करेंगे। अब मेरे को उधर बैठना है, चाहे मेरे को जॉब से छुट्टी लेनी पड़े, बट इट ऑल हेल्प्ड एट द एंड, ठीक है ना। तो मेरी फील्ड जॉब मुझे मिल गई, तो इट हेल्प्ड आउट। और दूसरी चीज़ मैं करूँगा कि आप इंटर्नशिप्स पे आते हो एज ए स्टूडेंट, तो हैंसन में मेरी इंटर्नशिप थी, प्रोग्राम था, कोऑप प्रोग्राम था। ओके। मैंने आई थिंक $400 दिए थे, और किसी बंदे ने मेरा सर्टिफिकेट बना दिया इंटर्नशिप का। ओके, ठीक है, वही सर्टिफिकेट I got away, मैंने काम किया। सर्टिफिकेट की आज जो मार्केट में कीमत है बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा बन जाता है अभी ज़्यादा हो गई होगी, बट हाँ उस टाइम पे $400 उसने लिए थे, और मेरा सर्टिफिकेट बता दिया था इंटर्नशिप का। मैंने कहा यार ये तो बहुत इजी है, 1 सेमेस्टर मुझे मिल गया, मैं कैश जॉब्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, काम कर रहा हूँ, राइट। बट उस $11.5 घंटे के पीछे मैंने अपना ओवरऑल कितना नुकसान करवा लिया कि अगर मैं वो इंटर्नशिप सीरियसली किसी के पास लगा लेता तो मेरी फील्ड जॉब अगर वहाँ पे लग भी जाती, तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और रिक्रूटर मैं कितने पैसे अर्न कर रहा होता इस टाइम पे। तो ये चीज़ हम सोचते नहीं है, और उस टाइम कोई सीख देने वाला होता नहीं है, right. क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई हमें सीख दे रहा है तो वो हमें गलत लगता है। देखो हमारा भी वही काम है जो हर बच्चे का है, जो हम कहते हैं कि गोरे पढ़ाई छोड़ देते हैं, छोड़ तो हम भी देते हैं, राइट। यहाँ के कॉलेज में एडमिशन है पर छोड़ तो हम भी देते हैं, बिल्कुल। हम कौन सा पढ़ते हैं, सही है, राइट। तो पैसे आने दिखते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इससे आगे कैसे जाएंगे, हम तक ही आ रहे हैं, गुजारा चल रहा है, अच्छा। तो कईयों की मजबूरी होती है पैसा कमाना, कि उन्हें करना होता है, सबकी मजबूरी होती है, ट्रस्ट में जो भी यहाँ पर आ रहे हैं ऑलमोस्ट सबकी मजबूरी होती है, बट देखो मैनेज कैसे करना है, मैनेज उसको करना टाइम को, ठीक है। कोई सिस्टम है कि हाँ भाई पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आई थिंक उन्होंने 40 आवर्स कर दिया था टाइम बच्चों का काम करने का, ये सबको उनको पता ही था कि हाँ भाई अभी ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है लोगों की काम करने की, और बच्चों को भी ज़रूरत थी, तो वो करते रहते हैं। बट अगर वो सेट करते हैं कि हाँ यार 20 घंटे काम करना है, तो वो बहुत स्केड्यूल्ड तरीके से सेट करते हैं, और इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। आजकल कॉलेजेस जो है, इंटरनेशनल कॉलेजेस है, वो बहुत लीनियंट हो गए हैं, वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं बच्चों की पढ़ाई पे। उनको भी पता है कि बच्चों ने आना है यहाँ पे अपना ही काम करना है, कोई करियर पाथ, अभी तो बहुत सारे कॉलेज ओपन हो गए थे अब तक, वही चक्कर है ना। तो इसीलिए अभी और ये अभी क्लैशबैक आया है कि हाँ शायद स्टूडेंट वीज़ास भी कम कर दिए हैं, अब तो बंद हो गए हैं, वर्क परमिट मिलना बंद हो गया है हर कॉलेज में, स्टूडेंट परमिट के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। कई कॉलेजेस बंद हो गए हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ओपन है एंड मेन कैंपस ओपन है। अभी जैसे लैम्पटन कॉलेज के 3-4 कैंपस थे, हम्बर कॉलेज के 3-4 थे, तो वो सारे बंद हो गए हैं, मेन कैंपस ओपन है सिर्फ अभी। राइट, वही चीज़ है यार कि अभी देखो हर चीज़ का एक टाइम आता है, और फिर टाइम ख़त्म होने के बाद वो चीज़ नुकसान देती है जब मर्जी हो। तो इसीलिए मैं तो हमेशा से ये करूँगा, फर्स्ट ईयर आके मैंने भी वही गलती की थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, अभी तो नई बातचीत होती, बट उन्होंने इंटर्नशिप ली एंड दे आर डूइंग गुड। कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, और मैंने वही गलती की कि मैंने इंटर्नशिप नहीं ली। तो उसका नुकसान ये था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा पहुंचने में, ठीक है। जो मैं वहाँ पर उस टाइम पे सीख सकता था कॉलेज के थ्रू और इंटर्नशिप के थ्रू, वो मुझे अपना अलग से सीखना पड़ा काम कर करके। तो इंटर्नशिप वाली सबसे बड़ी मिस्टेक थी आपकी लाइफ की?
इंटर्नशिप की, हाँ, वन ऑफ द लाइफ की सबसे पहली मिस्टेक ऑनेस्टली बताऊं ये थी कि कनाडा आया दोस्त से कहने पे। दूसरी ये थी कि इंटर्नशिप नहीं अटेंड की। कनाडा आया इसीलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि जितनी मेहनत हम लोग यहाँ कर लेते हैं हाँ जी, आने के बाद, उतनी अगर हम इंडिया में कर रहे होते हैं ना तो कहीं ना कहीं अच्छे, इससे डबल होता है आई थिंक सो हमारे पास, बेटर पोजीशन पे बैठे होते हैं, राइट। ये हम रियलाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। जब बिल्कुल। खाली हो जाता है इंसान फिर सोचता है कि राइट, जितनी अभी कर चुके हैं मेहनत, इतनी अगर इंडिया में करी होती तो कहाँ के कहाँ होते, राइट। हमें लगता है कि कनाडा इज़ अ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। नहीं, कनाडा बस आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देता है। वही चीज़ आपको इंडिया में पेरेंट्स होते हैं, सपोर्ट होता है, इसलिए हम सोच नहीं पाते इतना। यहाँ पर आकर मजबूरी से करना पड़ता है, मेहनत करते अपना हैं, दिमाग खुद यूज़ करना पड़ता है। जी, जी। वहाँ एडवाइस ले रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए 12th के बाद, हमसे Advice- पहले हमारे पेरेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, एडवाइस भी ले रहे होते हैं और वहाँ पर सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, ठीक है। हमको पता है कि 2 हफ्ता काम नहीं करेंगे तो हमारी रोटी नहीं छिलने वाली। राइट, यहाँ पर क्या करेंगे, रेंट देना है, खाना खाना है, कार है, सब करना है, राइट। मिनिमम एक्सपेंसेस है वो तो निकालने ही निकालने हैं, आप जैसे मर्जी निकालिए, बिल्कुल। उसके बाद बचता कुछ नहीं है। मैं अभी भी इंडिया जाता हूँ तो मैं अभी भी कोई खर्चा नहीं करता हूँ, सब पेरेंट्स ने कर रखा होता है अभी तक, आज की डेट तक, इस एज में आके भी उनका वही सब करते हैं। तो वही है, ये चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं करने देती कि हमारी इंडिविजुअलिटी क्या है। राइट, जी, जी, जी। कितनी बार रिग्रेट, कब कब रिग्रेट फील होता है आपको, यार मैं कनाडा में क्यों आया, मेरे को वापस जाने का मन करता है? और क्या चीज़ आपको, अगर आप आज भी छोड़ के चले जाएं सब कुछ तो आपको कोई रोकेगा नहीं, राइट? Right. ना ही आपके पेरेंट्स आने से रोकेंगे आप, तो Right. क्या चीज़ यहाँ पे रोकती है आपको कि नहीं यार इंडिया नहीं जाना है? मैं आपको सही बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को यहाँ पर अभी रोकती है वो है कि मुझे पता है इंडिया में जो लोग बैठे हैं, अगर कल को मैं इंडिया जाके मार्केटिंग की जॉब भी ढूंढता हूँ तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर इतने इंटेलिजेंट और इतने हार्ड वर्किंग लोग बैठे हैं कि मुझे आगे आने के लिए 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ जाकर, राइट, राइट। वहाँ पर जो लोग सरवाइव कर गए, हमारा एरा जो 2012 या 2010 से लेके अभी के जो साल हैं, 10-15 साल जो निकाले हैं इन्होंने, ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब मेरे जो साथ के जितने भी लोग हैं जो इंडिया में हैं वो अच्छी पोजीशंस पे हैं, और वो उन्होंने जो उस टाइम पे जो मेहनत की है, हमने कनाडा में उस हिसाब से कुछ भी नहीं किया है। वो स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं है हम कैचअप नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे, हम हो सकता है उनसे भी बेटर करें, बट मेहनत 3 गुना करनी पड़ेगी। और एट द एज ऑफ 30 मुझे नहीं लगता कि अब मैं वो करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा है कि अब इस सिस्टम में अडाप्ट हो गए हैं तो वापस जाकर दोबारा से कनाडा आए थे तो दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट की थी, अब इंडिया जाएंगे तो दोबारा से करनी पड़ेगी, बिल्कुल जीरो से। तो वही चीज़ है। राइट, तो उसके बाद जब आपका कॉलेज पीरियड ख़त्म हो गया, देन आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिला? जी, मेरे को वर्क परमिट मिला 3 इयर्स का। तो उसके बाद कौन कौन सी जॉब्स की, जब आप वर्क परमिट पे आए तो कौन सी जॉब आपकी पहली जॉब थी जो आपको वर्क परमिट पे मिली फुल टाइम? तो इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि इंटर्नशिप तो मैंने छोड़ दी थी। राइट, तो आई वाज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, तो बार बुरीटोज नाम की फ्रेंचाइजी थी, ठीक है। तो उसमें मैं काम कर रहा था और वो काफ़ी अच्छे लोग थे। they supported me a lot. इनफैक्ट मुझे टोरंटो में स्टैप भी कर दिया था। मेरी कैश जॉब थी कैसल फ्रैंक स्टेशन के पास। 4 लोगों ने दे फॉलोड मी इन दिस स्टेशन। ओके, फूड कोर्ट में काम करता था, वहाँ से उन्होंने मुझे फॉलो किया। उन्होंने देखा कि इसके पास कैश है, दे फॉलोड मी थ्रू द स्टेशन। जब मैं बाहर आया स्टेशन से, दे स्टैप्ड मी, पता नहीं क्या था। Okay. और दे टुक माई मनी, तब भी उन्होंने हेल्प की थी। तो दे वर वेरी हेल्पफुल पीपल, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। डायरेक्टली उन्होंने स्टैप किया आपको, आपसे पहले कोशिश नहीं की? उन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने कहा कि गिव अस व्हाट यू हैव, और मैंने कहा आई डोंट हैव एनीथिंग, और ऐसा बोलकर मैंने पॉकेट में हाथ निकाला कि मैं देता हूँ, बट आई डोंट नो, उन्होंने मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिवली कि ये कुछ करेगा, तो डर के उन्होंने वो किया। दे वर लाइक 4
इंडिविजुअल्स आई थिंक हमारी साइड के थे, साउथ एशिया के, बांग्लादेशी होंगे या फिर कहीं उसी एरिया के थे। फिर उस टाइम पे क्या एक्शन लिया गया उसके बाद जब वो आपसे पैसे लेके चले गए? उसके बाद मैंने अपने एम्प्लॉयर को फ़ोन किया। ओके। तो उसके बाद हमने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई, सब किया। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे, रेंट में भी हेल्प किया उस मंथ के लिए until I got better। और पुलिस से लेटर आई थी एक, मेरे साथ 1-2 केसेस हो चुके हैं स्नैचिंग और ये सब। तो पुलिस से लेटर आई थी कि वी आर सॉरी दिस हैपेंड टू यू एंड योर फैमिली। ये इस लिंक पे जाके आप देखो हाउ यू कुड बी सेफ इन योर कम्युनिटी और दिस, बस खत्म, दैट्स इट। कोई पुलिस ने सिर्फ इतना एक्शन लिया? हाँ जी, बस इतना ही। और मेडिकल सिस्टम? मेडिकल सिस्टम अलग लेवल पे है। मेडिकल सिस्टम बहुत यहाँ पर ख़राब है। आई माई सेल्फ वर्क इन टोरंटो पब्लिक हेल्थ, तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जो है सो है। मेरा पर्सनली अभी तक का मेडिकल एक्सपीरियंस इस कंट्री का ठीक नहीं रहा है। मैं बिल्कुल, अगर आप बोलेंगे तभी मे बी इन फ्यूचर कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि एक सर्वे भी चल रहा है, आपको पता है, सारे लोग वोटिंग कर रहे हैं पेजेस पर कि आप वोट करिए कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम कैसा है। एंड अगर आप कहीं भी जाएंगे ना गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम आपको कैसा लगता है यहाँ का। तो कई चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट की कैसा हेल्थ सिस्टम है यहाँ का। और सबने नेगेटिव ही दिया होता है मैक्सिमम। हाँ, चलता आ रहा है, लोगों का एक्सपीरियंस सबका अपना अपना है, किसी का अच्छा भी है। मैं अभी रिसेंटली किसी से मिला था, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिकल सिस्टम का यहाँ का। मेरा पर्सनली अच्छा नहीं है। 2-3 बारी मुझे ज़रूरत पड़ी है और हर टाइम पे मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है, मुझे इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ का मेडिकल सिस्टम, देखिए अगर इससे अच्छा तो पैसे ले लो। सही बात है, फ्री में मत करो, पैसे ले लो, ठीक कर दो कम से कम। मेरा 2-3 बारी एक्सपीरियंस हुआ है। एक बारी मैं एज ए स्टूडेंट मैं ईयरिंग पहनता था, तो उसका पीछे का जो स्टॉपर होता है मुझे रबड़ का, वो मेरे कान के अंदर चला गया, यहाँ पे मतलब कि एज एन स्किन के अंदर चला गया। तो स्वेलिंग हो गई और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं हम इंडिया में कहाँ जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर पे रात के 9:30 बजे थे, तो मैं इमरजेंसी में चला गया। ठीक है। रात के सुबह के 4 बज गए, सो आई डिडंट गेट ट्रीटेड। तो और आप इमरजेंसी में गए? इमरजेंसी में गया था। आई अंडरस्टैंड इमरजेंसी नहीं थी, बट और क्या खुल रहा है, क्या रास्ता है डॉक्टर के पास जाने का? कुछ नहीं है। वॉक इन क्लिनिक्स नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू होंगे, ठीक है। अभी पेन है, स्वेलिंग हुई है अंदर, आपको पता है कि प्लास्टिक गिरा हुआ है कान के अंदर, राइट। तो कुछ तो कहीं तो जाएगा ना इंसान। तो मैं उधर गया, 4 बज गए। उसके बाद मैं वॉशरूम गया, मैंने स्क्वीज़ करके खुद ही प्लास्टिक का पीस निकाल दिया। ओह शिट। और गुस्से में था मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा कि मैंने इलाज नहीं करवाया, कि आई एम गुड, कि आप कैंसिल कर दो। तो हुआ, स्टूडेंट था उस टाइम में, मैं जॉर्ज ब्राउन नहीं था। 1 हफ्ते बाद बिल आ गया $900 का घर में। किस बात का? एग्जैक्टली किस बात का? तो मैं वापस गया वहाँ पे, मैंने कहा कि ये बिल आया है, किस चीज़ का बिल है ये? हाँ। तो वो कहते कि आपको रूम में ले गए थे, वो प्राइवेट रूम था, माउंट साइनाई हॉस्पिटल की बात है। कहता आपको रूम में ले गए थे, प्राइवेट रूम था, उसका आपका ये बिल है। माई इंश्योरेंस कवर्ड अ बिट, रेस्ट मैंने पे किया, मूव्ड ऑन। बट मेडिकल सिस्टम यहाँ पर अभी, जैसा मेरा सयाटिका नर्व होती है कोई, हाँ जी, उसका कोई सयाटिका, हाँ कुछ वो थोड़ा सा पेन हार्मफुल होता है, राइट। उसका मेरा इशू चल रहा है, तो उसके MRI की डेट्स ही नहीं मिल रही थी। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ऐसे मेडिकल सिस्टम का क्या फ़ायदा, राइट। मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं इंडिया इलाज करा के वापस चले जाओ, क्योंकि स्कैटिका पेन थोड़ा सा आपको लगता ही नहीं है, आपकी लेग्स काम कर रही है, राइट। और एक ही लेग में प्रॉब्लम होती है, राइट। वो कोई नर्व होती है, वो दब जाती है, ब्लड नहीं सर्कुलेट होता है, तो वेट भी नहीं उठा सकते या कुछ भी, राइट। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मेडिकल एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा ओवरऑल। तो मतलब आपके साथ ज़्यादा ही कुछ हो चुका है इस रीज़न से। तो आप टोरंटो को भी कहते होंगे यार नहीं यार ये कनाडा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो स्नैचिंग हो चुकी है, हेल्थ सिस्टम आपने देख चुके हो, जी, पुलिस का सिस्टम आप देख चुके हो। कुछ नहीं है कि मुझे उसके कारण बुरा लगता है। मुझे इंसिडेंट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंसिडेंट के बाद जो सॉल्यूशंस हैं
और जो सर्विसेज है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। इंसिडेंट कहीं पे भी हो सकता है, आप जर्मनी बैठे हो, आप इंडिया बैठे हो, इंडिया में भी तो स्नैचिंग हो सकती है, इंडिया में भी मुझे कोई स्टॉप कर जाए, क्या पता। बट उसके बाद जो रिजल्ट पकड़े जाते हैं लोग के कुछ करते हैं वहाँ पर लोग, या फिर एटलीस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ही कैसा होता है वो मैटर करता है। यहाँ पर मेरे को उस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क लगा कि नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। तो इंसिडेंट तो आपके साथ कहीं भी हो सकते हैं, वो तो मैटर नहीं करता है। बट हाँ कि उसके बाद क्या होता है, उसके हाउ वेल कैन 2015 में आए थे, जैसे 2024 आ गया है, तो आपने कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम में कुछ चेंज देखा है? जो चीज़ आपके साथ हुई वो तो 2015 और 16 में ही हुई थी, राइट? मैंने, आप चेंज बोलो तो मैंने यहाँ पर चीज़ें बुरी होती देखी है। चेंजेस में आपने बुरा होता हुआ देखा और नेगेटिव होता हुआ 2014 से खराबी होते देखा है। एक तो सिटी में ठीक है, इमिग्रेशन सपोर्ट्स एवरीथिंग, मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ, और मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर आ रहे हैं सब अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, सब आते हैं। मुझे प्रॉब्लम है कि इस कंट्री से, इस सिटी से, कि जब उनको पता है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी सर्विसेज लैक हो रही हैं। राइट। आप वीकेंड है, आपको टोरंटो आइलैंड, सेंटर आइलैंड घूमने जाता है, उनके पास फेरीज की सर्विसेज नहीं है, 4 घंटे की लाइन है। मैंने 2015 में अपना लाइसेंस बनवाया था, 45 मिनट्स इन, एग्ज़ाम आउट, ठीक है। अभी मुझे अपनी मैंने गाड़ी सेल की तो लाइसेंस प्लेट वापस करनी थी। ओके। 3 सेकंड का प्रोसेस था। लाइसेंस प्लेट हाथ में पकड़ानी थी, साइन करना था, एंड आई वाज आउट। मुझे 3.5 घंटे लगे हैं लाइसेंस प्लेट वापस करने के लिए। क्यों? लाइनअप से सर्विसेज नहीं है। तो लोग आ रहे हैं बट गवर्नमेंट इज फेलिंग टू प्रोवाइड देम सर्विसेज। राइट। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा कि इनके पास सेंसस है, पॉपुलेशन है, इमिग्रेशन काउंट है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि लोग सभी लोग रिफ्यूज स्टेटस पे आ रहे हैं या बिना किसी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के आ रहे हैं। तो इनके पास डेटा है कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। yes. तो ये उनको बेटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप किसी सर्विस ओंटारियो में चले, आप सोशल इंश्योरेंस कार्ड नंबर बनवाना है, आप किसी सर्विस कनाडा में चले जाओ, आप जहाँ भी चले जाओ आपको वहीं पर ही लाइन मिलती है। 100% तो आपका फुल डे लगेगा आपको कहीं भी। हाँ, उस वे में चीज़ें जो है वो बेटर नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। विद एडवांसमेंट ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अभी लाइसेंस प्लेट वापस करनी है, इवन अमेजॉन इंटेलकॉम पिकअप करता है। राइट, घर से आके उठा के ले जाते हैं। हाँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं, इतनी लाइनअप्स लगती हैं, 3 घंटे लगते हैं लोगों का। इस कंट्री में टाइम इज मनी, राइट, ठीक है। तो लोग आपको फीसेस भी दे रहे हैं सर्विसेज की, और अपना टाइम भी लगा रहे हैं वहाँ पे, छुट्टी ले लेकर आ रहे हैं एक काम करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये और ज़्यादा बेकार होती जा रही है एज कम्पेयर्ड। तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि हाँ नहीं यार, ये कंट्री आने वाले कुछ सालों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो और ख़राब होने वाली है। बिल्कुल। और आने वाले कुछ समय में, और वो बहुत थोड़ा ही टाइम होगा जिसमें ख़राब हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा, लोग प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग आ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। वो आते हैं, एवरी टाइम समवन न्यू एंटर्स दे कम विद अ न्यू ब्रेन, विद अ डिफरेंट ब्रेन। वो अपने साथ कुछ लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस लेके आते हैं। कोई अच्छा बिजनेस खोल देता है, कोई अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगता है, कोई अच्छा पेंटर होता है, कोई अच्छा इंडिया से कोई चीज़ सीख कर आता है, कोई फ्रांस से कोई चीज़ सीख कर आता है। सब लोग अपनी अपनी स्किल्स लेकर आते हैं। तो जो लोग आ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, जो ये लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं वो प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन इन्हें निकालना चाहिए कुछ। राइट। मे भी इलेक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो, अगर कुछ ना कुछ देखने को मिले। राइट। हाँ, देखो उसको कह नहीं सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट क्या करती है। अभी के लिए तो ये है कि हाँ, गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी हो, इनको अपनी सर्विसेज इंक्रीज करनी चाहिए। जब इनको पता है कि इतने लोग आ गए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन 2014 से लेके 2024 हो गया, 10 साल में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो सर्विस ओंटारियो की उतने सेम है, वो सेम है। बिल्कुल। सर्विस कनाडा क्यों इतने सेम है। और सबसे बड़ी बात अगर इमिग्रेशन, अभी मैं लास्ट टाइम जब इंडिया गया था तो मैं इंडिया से आया, इमिग्रेशन में था जब, तो सिर्फ 2-3 ऑफिसर्स और लाइन इतनी लंबी। राइट।
और सर्विस कनाडा में जब मैं गया सिन नंबर बनवाने के लिए, अपने फ्रेंड के साथ गया था मैं सिन नंबर के लिए, उसका सिन नंबर अप्लाई करने के लिए। वहाँ पे काउंटर तो 10 बने हुए हैं लेकिन 10 वर्कर्स नहीं है, 2 वर्कर्स और 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वही बुला रहे हैं आपको लाइन वाइज। राइट, क्योंकि ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ये फेल हो रहा है इनके पास। अभी आप और मैं, हम क्या एलिजिबल नहीं है सर्विस कनाडा में काम करने के लिए? हम आर वी नॉट गुड एम्प्लॉयज? हैं, बिल्कुल हैं। अच्छे हम काम कर सकते हैं, राइट? हम वी कुड डू पब्लिक सर्विसेज, वी कुड डील विद कस्टमर सर्विसेज, आप ट्रेनिंग प्रोसीजर बनाओ, हायर मोर पीपल, राइट। आपको क्यों लाइन लगानी है 4 घंटे की? जो काम आपका जाते ही आधे घंटे में हो सकता है, उसके लिए क्यों आप 5 घंटे 6 घंटे लगवा रहे हैं किसी के? हाँ, मैं किसी को जानता हूँ, उसने अपना पासपोर्ट ही नहीं बनवाया है। अगर इतना टाइम किसके पास है जाएगा? अगर जब ज़रूरत होगी एट पॉइंट तब जाएंगे, ठीक है? क्योंकि लोग, अभी मेरे को कुछ होता है, मेरे को सर्विस ऑन्टारियो का काम आ जाए या मेरे को कहीं का काम आ जाए, मेरे को वो काम नहीं है, वो स्ट्रेस है, टेंशन। हाँ, मेरे को टेंशन है यार, छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर लगा के आना पड़ेगा, पूरा दिन लग जाएगा, सारे स्केड्यूल की धज्जियां उड़ जाएगी। राइट। और यहाँ पे बिजी शेड्यूल होता है, एक दिन 1-1 घंटे की कीमत है। हाँ, लोग बिजी हैं यार, घंटे के हिसाब से पे करते हैं, ठीक है? यहाँ पर सबका टाइम है, ठीक है? किसी को कुछ करना है, सबकी लाइफ बिजी है। अब आप यहाँ पे 4 घंटे खड़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास लोग नहीं है। पहले तो वर्कर कम, और उसके बाद जो वर्कर हमें मिला है उसने टाइम भी बहुत लगाना है। कोई वर्कर ऐसा मिलता है कभी कभी तो यार कि गुस्सा आ रहा होता है, ये कम यहाँ से ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? देखो, वो सबका अपना अपना लेवल होता है करने का, उसके लिए हम किसी को कह नहीं सकते हैं। सबका अपना अपना, हमें लगता है कि हाँ यार हम स्मार्ट हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा। वो कहेगा कि मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा लूँगा, पर मैं इस बंदे को ट्रबल नहीं दूंगा कि इसको कल आना पड़े कि भाई नाम गलत हो गया, ये गलत हो गया, जो कि अपने इंडिया में होता ही है, ठीक है ना? बिल्कुल, जल्दबाजी में काम थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो उसको, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 2 दिन लगते हैं सेम काम करने में, किसी को आधा दिन लगेगा। मेन चीज़ ये है कि आप सिस्टम ऐसा बनाओ कि सबकी ट्रेनिंग अच्छी से हो, और दूसरी चीज़ आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है? आपको पता है इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, आप सब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर सर्विस ऑन्टारियो जो है वो इतने होने चाहिए सर्विस करने के लिए लोगों को। तो ये सब अगेन लोग, प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रॉब्लम है यहाँ की गवर्नमेंट जो फेल कर रही है सिस्टम उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बताया कि अब 2015 में आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। वर्क परमिट पे कितनी जॉब स्विच किया आपने? वर्क परमिट में यार काफ़ी सारी जॉब स्विच किया मैंने। तो जैसे मैंने बताया भी ये ना करनी पड़ती है अगर आप स्कोप लगा लेते। इंटर्नशिप, एग्जैक्टली। इंटर्नशिप मैंने की नहीं, तो उसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था, वहाँ पर भी एज अ मैनेजर ही काम कर रहा था मैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे फैमिली में ही हैं, उन्होंने बोला कि हम बिज़नेस करते हैं, पेडे लोन और सेल फोन का बिज़नेस करते हैं। तो मैंने वो स्टार्ट किया उनके साथ, बट उसमें खास सक्सेस नहीं आई। तो 1 साल वर्क परमिट का ख़राब हो गया। एक तो वर्क परमिट का टाइम ख़त्म हो रहा था, पैसा भी नहीं बन रहा था, तो स्ट्रेस दोनों तरफ से बढ़ रहा था कि ये भी नहीं है कि हाँ यार कोई बात नहीं, पीआर नहीं आएगी, पर पैसे इकट्ठे कर लिए, अब चलते हैं। तो ना पैसे इकट्ठे हो रहे थे, ना पीआर की तरफ जा रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने वो काम छोड़ा और मैं इंडिया गया। ठीक है। इंडिया जाके मैंने कहा कि अब थोड़ा सा रीसेट होते हैं, तो इंडिया गया। कितने टाइम के लिए गए थे? मैं गया था 2-3 महीने के लिए गया था। ठीक है जी। तो वहाँ पर आराम से अपना बैठा और जॉब्स अप्लाई की। तो मिनिसो कनाडा कंपनी है, मिनिसो आपने देखी होगी, मॉल्स वगैरह में रहती है, वो छोटा मोटा जापानीज नहीं, आई थिंक सो। हाँ, वो सामान बेचती है, डॉलर स्टोर जैसे हाई एंड डॉलर स्टोर जो मिनिसो के स्टोर्स होते हैं। तो वहाँ पर मुझे की होल्डर की जॉब मिली, सुपरवाइजर की। ठीक है जी, आपको डायरेक्ट सुपरवाइजर की जॉब मिल गई? 18 सेंटर में, हाँ जी। ओके, गुड। तो क्योंकि पुराना रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, आप एक बार ही हल्का सा भी कुछ एक्सपीरियंस ले लो। बेसिकली इनको ये होता है कि हाउ डू यू डील विद योर एम्प्लॉयज़ एंड हाउ डू यू डील विद द कस्टमर। सबसे बड़ी, जब आप इनको ये पता लग जाता है थ्रू योर रेज्यूमेस कि ही हैज़ डेल्ट विद द एम्प्लॉयज़ और विद द कस्टमर्स ऑन अ मैनेजमेंट लेवल, तो उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर एज अ की होल्डर जो सुपरवाइज़र है, डे शिफ्ट सुपरवाइज़र, मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया।
मेरा इनफैक्ट इंटरव्यू भी स्काइप पे इंडिया में ही हुआ था. Okay. एंड दे टोल्ड मी कि मूव फॉरवर्ड विद यू, आप कब आ रहे हो, आपने कब आना है. मैंने कहा मेरी बुक नहीं है फ़्लाइट वापस आने की, बट आप बताओ ज्वाइनिंग डेट, तो मैं उस हिसाब से आई विल कम बैक. ओके. तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया. 3 महीने थे. 3 महीने के बाद मुझे प्रमोट कर दिया असिस्टेंट मैनेजर. अगले 6 महीने में मुझे स्टोर मैनेजर बना दिया था रिचमंड हिल में. वहाँ से सीनियर स्टोर मैनेजर बना दिया था. ओके. हाँ. तो वहाँ से आपको ग्रोथ मिल रही थी? वहाँ से ग्रोथ मिल रही थी. अगेन क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री है तो यू वर्क हार्ड, राइट. आपको मिल जाती है. और दूसरी क्या थी, उसके बाद मैंने बेंटले ज्वाइन किया. बेंटले लेदर्स में मैंने 1 साल काम किया. उसमें भी एज ए सीनियर मैनेजर काम किया और वहाँ से अपनी PR अप्लाई की. ओके. तो मेरी परमानेंट रेजिडेंस आ गई वहाँ. सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आपने अपनी PR परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई की थी. उस टाइम पे स्कोर चल रहा था 474. ओके. और 476 शायद मेरे बने थे उस टाइम पे. ओके. तो वहाँ के उसके बाद मैंने फिर रिटेल से मैंने कहा अभी रिटेल नहीं करना. सो आई मूव्ड इनटू रियल एस्टेट. मैंने बिल्डर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया. ठीक है. तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मैं रिटेल से दूर चला गया. और मैंने डिसाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी अ गुड जॉब फॉर मी. तो उसके बाद मैंने ट्रिब्यूट कम्युनिटीज़ हैं, बिल्डर्स हैं, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का काम किया. बहुत अच्छे लोग हैं. लर्न क्वाइट अ लॉट. और उसके बाद कोविड आ गया. ओके. तो कोविड में बिल्डर्स सब थोड़े से स्लो थे. बट आपने लाइन चेंज करने की सोची, मार्केटिंग लाइन क्यों छोड़ी आपने जब आपका उसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा था? मैं रिटेल में था, बट आई वाज स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, वो सब ऑपरेशंस था. तो मैं मार्केटिंग में उस टाइम पे नहीं था. और मिनेसो कनाडा में भी व्हेन यू गेट इनटू समथिंग आपको कंपनीज के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है. मिनेसो कंपनी अच्छी थी बट नई कंपनी थी और चाइनीज़ ओनर्स थे. ओके. तो उनके लिए मार्केटिंग करना was very difficult. तो मुझे पता था कि मैं I cannot be in marketing for them. बेंटले लेदर्स में काम किया, वो भी अच्छी कंपनी थी. बट when you grow, when you get senior and senior, तो आपको पता लगता है कि whom you have to deal with. आपका कॉर्पोरेट कैसा है, कंपनी कैसी है. आप जब एज ए स्टोर मैनेजर और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर या की होल्डर सुपरवाइजर और पार्ट टाइम वर्कर, आपको नहीं पता लगेगा कि आपके हायर अप्स कैसे हैं अनलेस यू मूव अप. एंड आपको पता लगता है कि यार दिस आर द न्यू बॉसेस एंड नाउ दे आर गोना ट्रीट यू, और कितनी ग्रोथ होगी लाइफ में आपकी. तो मैंने, और रिटेल से मैं थक गया था क्योंकि रिटेल इज़ वेरी वेरी हेक्टिक, पर्टिकुलरली ऑपरेशन मैनेजमेंट में. 24 अवेलेबल. बेसिकली आप अपनी दुकान खोलते हो तो आपको अपनी दुकान के लिए यू हैव टू गिव योरसेल्फ टू देम. राइट. 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ता है. तो दुकान भी आपकी नहीं है. राइट. और आप अवेलेबल भी 24 आवर्स हैं. कर तो रहे हैं मेहनत, दुकान भी हमारी नहीं है, ठीक है, और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं. तो मुझे ये था कि हाँ अभी मेरा रिटेल से बस हो गया, आई वांट टू मूव. उसके बाद आई जॉइंड ट्रिब्यूट कम्युनिटीज़, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया. फिर कोविड आ गया. तो ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूट ने ले ऑफ किया या कुछ किया, बट उनके आवर्स फ्लक्चुएट होने शुरू हो गए क्योंकि बिजनेस ही नहीं है, बिल्डर्स नहीं है, कोविड आ गया, काम नहीं है. तो उस टाइम पे टोरंटो पब्लिक हेल्थ वाज हायरिंग. ओके. तो मैंने उसमें ऑपरेशंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई किया. ठीक है. तो उसमें मैंने जॉब की. वो मेरी बेस्ट जॉब थी अभी तक की. ओके. वो मेरी अभी तक की बेस्ट जॉब थी. रीज़न पब्लिक डीलिंग. ओके. राइट. आप मीन्स आपको उससे मज़ा आता है पब्लिक डीलिंग सीखने को बहुत कुछ मिला उसमें. उसमें भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस में गया था. वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ IT का सीखा, काफ़ी ऑपरेशन सीखे, पब्लिक डीलिंग सीखी. और हर रोज़ कुछ नया था. लोग आ रहे हैं आपके पास, पैनिक मोड में आ रहे हैं. कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, वैक्सीन्स गलत हैं, ये वो है. तो यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. जो आपका पेशेंस लेवल बढ़ा देती है. पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया मेरा उससे. तो और वो जॉब अच्छी थी, मुझे पसंद थी जॉब. वो मैंने स्विच की 2 रीज़न से. एक क्योंकि अब इतने साल हो गए थे लाइफ में, तो आगे आगे कनेक्शंस बन गए थे लोगों के साथ. तो मुझे ऑफ़र आया
पीपीजी से ओके। कि ड्यूलक्स स्टोर है यहाँ पे, ऐसे एक स्टोर है, उसको मैनेज करना है, तो आप करोगे। आपको ऑफर कैसे मिला उन्होंने? अब जैसे कईयों के पास ऑफर आता है लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू, राइट। तो आपने अप्लाई किया था उसमें या डायरेक्टली ऑफर आया आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली में गौरव हाँ जी। भाई हैं, वो पीपीजी में काम करते थे, तो एक गौरव हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है ओके। कि तुम्हें कि आर यू इंटरेस्टेड। तो पहले मैं बड़ा वो हो रहा था कि मुझे दोबारा से रिटेल में नहीं जाना, स्टोर मैनेजमेंट में नहीं जाना, बट कॉम्पिटिटिव सैलरीज थी। और दूसरा क्या था कि जो मेरा पब्लिक हेल्थ का जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्ट थी, पब्लिक हेल्थ की जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल थी, और कॉन्ट्रैक्चुअल में यहाँ पे मॉर्गेजेस सब चीज़ों में इश्यूज आते ही हैं। तो इट वाज टाइम कि मैं फुल टाइम परमानेंट पोजीशन पे दोबारा जा सकूं। ओके। तो आई टुक दैट पोजीशन, बट जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था आई वाज वेरी क्लियर, कॉन्फिडेंस कह लो, और हाँ कि आई वाज अपफ्रंट कि मैं स्टोर मैनेजर ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत है। इंटरव्यू जिन्होंने लिया था वो मतलब कि गोरे हैं, तो मैंने उनको मुंह पे बोला, मैंने कहा मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत है, बट मैं यहाँ 1 साल से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा ओके सेम पोजीशन पे। ठीक है। तो अगर आप मुझे इसी पोजीशन पे सोच रहे हो तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये मेरा इंटरेस्ट है, मार्केटिंग मेरी फील्ड है, मुझे उसमें जाना है। तो कल को पोजीशन ओपन अप होगी तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन गोइंग ओवर देयर। राइट। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, दे वर हैप्पी, दे वर इम्प्रेस्ड, और उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है 1 साल आप प्रोडक्ट सीखो, एज ए स्टोर मैनेजर आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगी और कुछ निकलेगा तो आप हमें इतना टाइम दो, हम आपको पोजीशन ऑफर करेंगे। ओके। और वही चीज़ हुई कि आई परफॉर्म्ड, मैंने अपनी स्किल्स यूज़ की, अपना नॉलेज बढ़ाया, और सामने से मुझे क्लैशबैक नहीं आया। ओके। ठीक 1 साल बाद पोजीशन निकली एंड दे ऑफर्ड इट टू मी कि ऐसे एडीएम की है। तो उन्होंने मुझे जीटीए सेंट्रल की पोजीशन ऑफर की, डाउनटाउन टोरंटो की। वहाँ पर मैंने काम किया कुछ महीने, उसके बाद वेस्ट की पोजीशन ओपन हुई ब्रैम्पटन की, तो आई टुक दैट पोजीशन। बट हाँ, मेरी पेशेंस बहुत लगी क्योंकि मैं हैमिल्टन से ट्रैवल करता था अपने व्हीकल पे, अपने एक्सपेंसेस पे। मुझे कुछ रिम्बर्समेंट नहीं था, तो रोज़ मैं 2-2 घंटा ट्रैवल कर जॉब्स पे पहुंचता था। तो एवरीथिंग वाज वर्थ। और एक हमने आपस में एक टाइमलाइन दे रखी थी कि इतने टाइम तक मैं हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद मुझे नेसेसिटी लगेगा तो आई मूव। और वो उनसे भी थी, अगर वो कमिटमेंट तोड़ते तो आई वुड हैव मूव्ड समवेयर एल्स। अगर बट दोनों ने म्यूचुअली अपना बात की और काम किया, राइट। तो बेसिकली आप इफ आपने में कॉन्फिडेंस रखो और अपफ्रंट बोलो। मैंने देखा है बहुत लोग हैं, अभी बच्चे भी हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ हम फुल टाइम काम कर लेंगे, राइट। क्योंकि एम्प्लॉयर कहता है यार फुल टाइम चाहिए, राइट। उनको बोलो कि भाई अब भी हम फुल टाइम कर सकते हैं अंटिल सितंबर, 40 आवर्स अलाउड है, विल डू इट, राइट। तो उस सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, राइट, कि आप ऑनेस्टली और ब्लंटली उनको बता रहे हो कि ये चीज़ है, आज नहीं मिलेगी कल मिल जाएगी, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट झूठ के सहारे नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ क्या, फिर आपको भी स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अब ये निकाल देगा मेरे को या क्या करेगा। आपने सब कुछ पहले ही बता रखा है, डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। अपने में कॉन्फिडेंस रखो और बात करो, डील करो। अब पीपीजी में आप कितने सालों से हैं लास्ट? मुझे अब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, राइट। ठीक है, गुड है। तो हाँ, वही 1 साल का मेरा वो टेन्योर था, उसके बाद अभी पोजीशन चेंज हो गई है, अब वो चल रही है। आप कह सकते हैं पीपीजी में जिस लेवल पे आप हैं, जिस लेवल से आप आए हैं, गुड सैलरी है स्टार्टिंग के लिए, अगर कोई अप्लाई करे तो? सैलरी डिसेंट है। तो अभी जिस लेवल पे मैं हूँ ऑनेस्टली, उसके लिए वो डायरेक्ट हायर नहीं करते हैं, क्योंकि दी वर्क और जिस चीज़ से उनको डील करना पड़ता है विद द कस्टमर्स एंड क्लाइंट, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी कंपनी टू गिव यू देयर टेरिटरी, राइट। कि ये कस्टमर हैं, ये $3 मिलियन के कस्टमर हैं, ये लोग चलाओ, राइट। तो देयर इज़ अ लॉट। अब कोई बंदा ऐसा आ जाता है कि बाहर से आता है जो रूड है, जिसकी सर्विसेज नहीं है, ठीक है, रेज़्यूमे तो आजकल हर कोई बना लेता है, राइट। इंटरव्यू भी हर कोई क्रैक कर लेता है। असली बंदे का काम करने का तब पता चलता है जब वो फील्ड में होता है या फिर जब डील करना शुरू करता है, राइट। से कभी हमारा भी ऐसा टाइम आता है कि
सुबह से निकले हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड है, कोई कस्टमर कंप्लेंट है या कुछ है, कोई बात नहीं बनी है, ऊपर से बॉस फ़ोन करके बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, ऐसे में हमारे पास कस्टमर का फ़ोन आ जाए कि भाई ये नहीं चला, तो गुस्से में कुछ बोल दो, राइट। तो वो दिक्कत रहती है। तो इस लेवल पे तो आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी आपको डायरेक्टली हायर करेगी अनलेस यू आर हाईली क्वालिफाइड, आपके पास मास्टर्स डिग्री है या फिर आपने यू हैव प्रूवन स्किल्स। हाँ कि बंदा यार दूसरी कंपनी से आ रहा है, पेंट से 5 साल का, पीपल नो यू इन द बिजनेस, राइट। ठीक है, तब वो आपको हायर करते हैं। अदरवाइज एक चीज़ और नोट की है कि छोटे से शुरू करो, सीखो और मेहनत से ग्रो करो, करते हैं वो ज़्यादा अच्छा मैंने है। कितने लोग देखे हैं, टिम हॉर्टन्स में भी मैनेजर की अच्छी सैलरी है, राइट, मैकडोनल्ड्स और ये सब मैंने देखे हैं, हमारे देसी बच्चे हैं वो मैनेजर बने हुए हैं हर जगह पे। आपके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी होती होगी उनके जो मैकडोनल्ड में मैनेजर हैं, टिम हॉर्टन के मैनेजर? मुझे आज से 2018 में मुझे टिम हॉर्टन्स से ऑफर आया था। ओके। दे ऑफर्ड मी 60,000 सैलरी 60,000 सैलरी साल की। ओके। फॉर मी ऑन अ वर्क परमिट फॉर स्टार्ट 2017 में अच्छी सैलरी थी। दैट्स गुड, वेरी गुड। 2017-18 में अच्छी सैलरी थी। क्योंकि अगर उस टाइम पे थी इतनी, तो आज के टाइम में तो 80,000 के करीब भी 80,000 हो सकता है, 80,000 हो। और दूसरी चीज़ ये है कि सैलरी कई बार मैटर भी नहीं करती, ठीक है ना। अब हमें कुछ, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं सीखने के लिए, हम आगे से पैसे देते हैं, तो कई बार दीज आर योर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कि पैसे मैटर नहीं करते हैं, कि सीखो, कॉर्पोरेट के साथ सीखो, कल को तुम्हें पता लगेगा कि यार एक कॉर्पोरेट कंपनी तुम्हें कैसे डील करती है, तुम्हें कैसे रहना है, कैसे वो करना है, ये सब धीरे धीरे ही आती है। अगर मैं अब इन सब में ज्वाइन नहीं करता तो मेरे को कभी नॉलेज ही ना होती कि हाउ दे वर्क, कि क्या क्या चाहिए तुम्हें, स्किल्स वगैरह। तो कई बार ही पैसे यस मैटर करते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट कि आप सीखो काम से और मूव करो, फिर अटके मत रहो। अगर आपको पता है कि ये लोग पैसे कम दे रहे हैं और आपको पता है आपको सीखने को मिल रहा है, तो सीखो और मूव ऑन। दूसरी कंपनी में जाओ जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ठीक है, कल को वो भी यही करेंगे आपके साथ, राइट। तो इसमें कुछ गलत या कुछ सही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट वे क्या है मूव आउट करने का? कई लोग बताते हैं जैसे लिंक्डइन है प्रोफाइल, आपको अपने ऑफर्स आती हैं आपका एक्सपीरियंस देख के, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग मूव करने का आपका मेथड क्या रहा है मेनली इन कनाडा? कि आपने इतनी जॉब्स हैं जो मूव आउट किया है, इतनी चेंजेस की है, आपको ऑफर आए हैं अपने आप? मैं तो सब जगह अप्लाई कर देता हूँ, कोई इंडीड है, कोई लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे मैं प्रोफाइल अपनी अच्छे से अपडेटेड रखता हूँ। ओके। मेरा इतना वास्ट कनेक्शन है लिंक्डइन का, अगर मैं अभी खोलूँ तो मेरे 208 व्यूज़ हैं, कल परसों ही चेक कर रहा था मैं। Okay. तो 208 लोगों ने मेरी प्रोफाइल व्यू की है। ओके। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, राइट। बट वो कोई भी हो सकते हैं, बिल्कुल, राइट। इट कुड बी अ रिक्रूटर, इट कुड बी अ कॉम्पिटिटिव कंपनी, इट कुड बी समवन हु इज़ लुकिंग टू हायर समवन, हो सकता है मेरे दोस्त ही हों स्कूल में बैठे कोई भी हो सकता है, बट अगेन ऑल दीज थिंग्स मैटर, ठीक है। मुझे मिनीसो ने जब ऑफर दिया था तो दे अप्रोच्ड मी थ्रू लिंक्डइन। ओके। कि ऐसे जॉब पोजीशन है, आर यू इंटरेस्टेड? तो मैंने कहा हाँ, दे सेटेड अप एन इंटरव्यू, गॉट हायर्ड, वो ठीक है। तो जैसे पीपीजी एक कंपनी है, आपने जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में आपने स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी थी अपनी लाइफ की, राइट? तो कल को अगर आपको कोई ऑफर मिल जाती है तो आप इसको, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग भी चल रही है इस कंपनी में, आपकी पोजीशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कल को अगर आपको कोई अच्छा ऑफर आ जाए देन आप छोड़ेंगे या अभी देखिए? फिलहाल नहीं मैं छोड़ूंगा। देखो, क्योंकि जब तक टर्म्स में मीट हो रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से चल रहे हैं, मेरे हिसाब से भी नहीं चल रहे हैं, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा मेरे हिसाब से चल रहे हैं या मेरे हिसाब से चलें, बट जब तक मेरी टर्म्स मीट हो रही है और उन्होंने जो बोला था प्रूव किया और मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस पे काम किया, ठीक है, मुझे कम सैलरी नहीं दे रहे हैं, दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ मी, तो मैं क्यों जाऊँगा, राइट। अगर कल को होता है कि हाँ कंपनी टेक ओवर होगी, किसी और ने ले ली और कुछ फ़र्क आ गया, मैनेजमेंट में फ़र्क आ गया या फिर कुछ और इश्यूज आ जाते हैं कंपनी में, हाँ देन आई कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। या फिर मेरा अब ऐसा हो गया कि हाँ आई एम, सबका अपना अपना गोल होता है, मेरे को हो गया कि हाँ मैं
40 का हो गया हूँ. आई नीड टू Right. प्लान थिंग्स. मुझे फैमिली प्लान करनी है, जो भी करना है. फॉर एग्जांपल 35 का हूँ मैं, आई हैव टू प्लान माई फैमिलीज. तो मुझे देखना है कि हाँ मुझे कितने पैसे कम पड़ रहे हैं साल के, मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए. Right. नहीं हो रही है तो आई टॉक टू माई मैनेजर्स Right. कि अभी ऐसा है, दिस इज 2025, दिस इज अभी मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, तो आप देखो क्या कर सकते हो मेरे लिए. ठीक है, पोजीशंस निकलती है, आई अप्लाई. जब मैं अप्लाई करूँगा उनको पता लग जाएगा. कंपनी में ही इंटरनल पोजीशन निकलती है हायर प्रमोशन के लिए, तो मैं अप्लाई करूँगा, उनको पता लग जाएगा दिस गाय इज़ रेडी टू मूव, Right. और वो आ जाएगा. अब होता है नहीं होता है, डिपेंडिंग कंपनी के साथ सिचुएशन क्या रहती है. तो मैं बट ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार डॉलर के पीछे कंपनी छोड़ दूंगा क्योंकि टर्म्स मीट हो रही हैं, राइट, और अगले दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी. तो अभी कोई प्लान नहीं है. राइट. दूसरा रीज़न ये हो सकता है अगर मैं मूव करूँगा इन फ्यूचर इज़ कि कुछ सीखने को रहा नहीं. जब लाइफ एक स्टेबल ग्राफ पे आ जाएगी कि हाँ भाई एक फ्लैट लाइन है, कुछ सीखने को नहीं है, तो रोज जा रहे हैं, Growth बैठ नहीं हो रहे रही है. हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, मेरी प्रोफाइल में ग्रोथ हो रही है, कंपनी में मैं पैसे बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है. बट मेरी पर्सनल लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है. मैं मंडे को जाता हूँ, बैठता हूँ, काम करता हूँ, आ जाता हूँ, सेम लाइफ चल रही है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है. हाँ, उस टाइम पे मैं अगर सोचूंगा कि शायद अब मुझे स्विच करना चाहिए, किसी और कंपनी में जाना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर लाइफ वही बोरिंग हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. चैलेंजेस जरूरी हैं. जरूरी है, लर्निंग जरूरी है. राइट. तो आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं अपने आप को? इन कनाडा, इन इंडिया, कहाँ पे देखते हैं? जो अभी सिचुएशन बन रही है, जैसा आप बोल रहे हो कि अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है कनाडा. देखो फ्यूचर में मैं ऑनेस्टली कुछ कह नहीं सकता अभी कहाँ देखता हूँ मैं, क्योंकि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है. वो तो है, बिल्कुल. अब हम इंडिया में क्या पता इंडिया भी ऐसा हो जाए. राइट. क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे कहूँ, पहले मैं इंडिया में था, मेरे को था कनाडा जाना है, इंडिया में ये है, इंडिया में ये है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में ये प्रॉब्लम. अब कनाडा आ गए, कनाडा में मैं कहूँ कनाडा में ये है, ये है, ये है, मुझे यूएस जाना है, यूएस जाऊँ मैं कहूँ वहाँ पे गन वायलेंस है, ये है, जॉब नहीं है, मुझे कहीं और जाना है. तो चलता एक लेवल आता है कि हाँ आप यूर नेवर सेटिस्फाइड. ठीक है, Right. तो इसीलिए मैं इतना फ्यूचर में अभी सोचता नहीं हूँ कि मेरे को कहाँ जाना है, इंडिया जाना है कि कहाँ जाना है. मुझे क्या मालूम आज से 10 साल बाद इंडिया क्या होगा. राइट. राइट. तो वही चीज़ है, इसलिए मैं फ़िलहाल तो कनाडा में हूँ. और यही कनाडा प्लान है में आपका, कनाडा में ही अभी के लिए तो कनाडा ही है. इंडिया हाँ आई लव टू गो टू इंडिया, कि मैं रिटायर हूँ इंडिया में, बट अभी क्या मालूम क्या सिचुएशन रहेगा. हो सकता है कनाडा इम्प्रूव हो जाए, इंडिया ना हो. राइट. राइट. ओके, थैंक यू सो मच. आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी अच्छी. सो थैंक यू मोहित. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन. मे बी ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपकी लाइफ स्टोरी है, कईयों के लिए मोटिवेशन बनेगी, कईयों के लिए हेल्पफुल होगी. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मोहित.